नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था आपका परमाणु की संरचना। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सेकंड वीडियो जो होगी वो पूरी की पूरी मॉडल के ऊपर बेस्ड होगी। जितने भी मॉडल, जितने भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने किस तरीके से मॉडल्स को डिस्कस किया, क्या क्या उन्होंने बताया, किस आधार पर उन्होंने मॉडल बनाए, वो सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो यार, अभी तक परमाणु को लेकर बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारी बातें होती थी कि दुनिया, जो पूरी दुनिया है उसके अंदर सभी पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बने। लेकिन अभी तक किसी को भी ये नहीं पता था कि परमाणु दिखता कैसा है। ठीक है, परमाणु दिखता कैसा है किसी को ये नहीं पता था। और ये बात थी 1903 की, जब पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमसन। उन्होंने कहा कि भाई जो एक परमाणु है ना, वो एक तरबूज की तरह या एक क्रिसमस केक की तरह दिखता है। 1903 में ये आए थे। इन्होंने 1903 में अपना परमाणु मॉडल दिया। 1903 के अंदर इन्होंने बोला कि परमाणु जो है वो एक क्रिसमस केक की तरह दिखता होगा। क्रिसमस केक मतलब जैसे उसके ऊपर चेरी वगैरह डाली होती है, उस तरीके का दिखता होगा। अगर अपनी भाषा में, आम भाषा में कहें तो एक तरबूज जैसा दिखता होगा। तरबूज का जो लाल वाला पार्ट है, मतलब परमाणु गोल होता है। इन्होंने कहा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है, जिसके अंदर जो ऋण आवेशित कण होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धसे होते हैं। जैसे एक तरबूज का जो लाल वाला भाग है वो धनावेशित होता है और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो धसे होते हैं, उसी तरीके से परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि मेन जो चीज थी, मेन जो थीम थी थॉमसन के परमाणु मॉडल की, वो ये थी कि परमाणु बिल्कुल एक तरबूज जैसा दिखता होगा, गोल आकार का होता है। ठीक है, जैसे परमाणु के अंदर, जैसे तरबूज के अंदर लाल वाला भाग बिखरा होता है, उसी तरीके से परमाणु के अंदर धन आवेशित भाग जो है वो भी बिखरा होता है। तरबूज के अंदर जिस तरीके से बीज धसे होते हैं, उसी तरीके से एक परमाणु के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी इनके परमाणु मॉडल में। इन्होंने सबसे पहली चीज यही बोली थी। देखो इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं इनके कि इन्होंने प्रस्तावित क्या किया। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, बाकी आपको मेन जो चीज थी वो तो समझ में आ गई होगी। देखो, तो परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और उस इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि परमाणु किसका बना होता है, एक धन आवेशित गोले का बना होता है। धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार। इनका मॉडल जो था इसी चीज के लिए फेमस हुआ था जो इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला। अब इन्होंने ये बोला सेकंड पॉइंट के अंदर कि जो परमाणु है, यानी कि चलो एक परमाणु का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम इस तरीके से, गोल सा बना लेते हैं। गोला तो नहीं बना होगा, लेकिन ये फिर भी आप इसको गोला मान लेना। तो इन्होंने कहा कि परमाणु जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ ऐसे करके बिखरे होते हैं हर जगह। ठीक है, जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं बहुत सारे। और उन्होंने ये बोला कि इसका जो ऋणात्मक आवेश होता है ना, परमाणु के अंदर का जो ऋणात्मक आवेश है वो इसके धनात्मक आवेश के बराबर होता है। और एक परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। उदासीन का मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर ना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है ना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। कैसा होता है, वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होता है, यानी कि समान मात्रा में होता है और बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। और बैलेंस्ड को हिंदी में उदासीन बोलेंगे आप। वैद्युतीय रूप से परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये वाला, जैसे अगर आप इसको तरबूज का स्ट्रक्चर मान के देखो, अगर आप इसको तरबूज की संरचना के तरीके से देखो, तो ये जो भाग होगा, ये जो लाल वाला भाग होगा, ये इसका धनात्मक भाग होगा। ठीक है, यहां पर आपका सारा धनात्मक आवेश इस तरीके से फैला हुआ होगा। ठीक है, ये धनात्मक भाग होगा। और ये जो चीज है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से एक चीज और याद आई, शायद यार मैंने लास्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गलत बता दिया था शायद से। उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको ये बोला था 1.9 इंटू 10⁻³ होता है। तो आप ये 1.9 की जगह सिर्फ 9 कर लो। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ये होता है। इसको हम लिख लेते हैं me = 9 इंटू 10⁻³ और ये किलोग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम में होता है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। वहां पर शायद मुझसे कोई गलती हुई थी और वहां पर मैंने 1.9 बता दिया था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर गलती हो तो आप इसको ये लिख लेना। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और थॉमसन ने यही चीज बोली कि तरबूज जैसा दिखता है। जो तरबूज का लाल वाला भाग है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है परमाणु के अंदर। और जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज धसे होते हैं, उसी तरीके से परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो इनका मॉडल था भाई। अब इनकी कुछ कमियां भी रह गई मॉडल के अंदर। अब देखो, साइंस जो है वो थ्योरी फेलियर का नाम है। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि साइंस में, केमिस्ट्री के अंदर आप जितनी भी थ्योरीज पढ़ोगे ना, एटम को लेकर, परमाणु को लेकर, वो सारी फेल होती जाएंगी। आपको आपकी क्लास 9th में नील बोर का जो परमाणु मॉडल है उसे परफेक्ट मॉडल बता रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो परफेक्ट मॉडल नहीं है। ठीक है, अभी उसके बाद भी बहुत सारी थ्योरीज आई थी। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज आई थी, वो जो आप 11th-12th में जाकर पढ़ोगे। तो अभी इस पर इतना ध्यान नहीं देना। अभी बस आप थॉमसन के मॉडल पर और रदरफोर्ड और नील्स बोर के मॉडल पर ध्यान दो। ठीक है, चलो, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल तो आपको समझ में आ गया होगा था क्या ये चीज। इसके जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, 2 पॉइंट्स दिए थे उन्होंने
ठीक है, दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चलो अब बात करते हैं इनकी कमियों की। तो इनकी कमियों में यार देखो, इन्होंने सबसे पहली बात, आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि विद्युत के बारे में देखो तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यानी कि माइनस और प्लस दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं बहुत तेजी से, मतलब दोनों एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करते हैं। ये चीज तो आप पढ़ चुके होंगे, 6-7 क्लास में पढ़ाया जाता है ये। तो विद्युतीय रूप से अगर हम देखें तो परमाणु के अंदर ये जो भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है, ये पॉजिटिव है यानी कि प्लस का है, लेकिन माइनस के ऐसे इतने पास पास रहकर भी ये एक दूसरे से जुड़ते क्यों नहीं है, ये चीज सबसे पहले ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्या एक्सप्लेन नहीं करा था? अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास आने चाहिए, लेकिन इस परमाणु के अंदर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। इस चीज को थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश इतना पास रहकर भी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या किस प्रकार एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और आप एग्जाम में यही चीज लिखोगे जो मैंने अभी लाइन बोली कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये चीज थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इस चीज की वो व्याख्या नहीं कर पाए थे, और ये इनकी सबसे पहली कमी थी। दूसरी कमी, ये परमाणु की स्थिरता के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे। इन्होंने ये नहीं बताया था कि परमाणु स्थिर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। हाँ, हालांकि इनका एक बेस्ट पॉइंट यही था कि इन्होंने ये बोल दिया था कि परमाणु एक उदासीन तत्व है, यानी कि इसके अंदर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। ये इनका बेस्ट पॉइंट था। ठीक है, चलो, तो दो कमियां हो गई। तीसरी कमी ये थी कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था अल्फा प्रकीर्णन वाला, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो जो प्रयोग था, वो इस परमाणु के लिए फेल हो गया था, ये चीज थी। ठीक है, और इनके परमाणु मॉडल के अंदर नाभिक, न्यूक्लियस का कोई भी जिक्र नहीं था। एक्चुअल में परमाणु के अंदर नाभिक होता है, लेकिन थॉमसन ने ऐसा कोई नाभिक वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो ये इनकी चार कमियां थी। पहली क्या कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश इतना पास होकर कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, दूसरी चीज, ये परमाणु की स्थिरता नहीं बता पाए थे। तीसरी चीज क्या कि इन्होंने नाभिक के बारे में कुछ भी नहीं बोला था अपने परमाणु मॉडल में। नाभिक होता है या नहीं होता है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। फिर चौथी चीज कि रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, उसकी भी व्याख्या ये नहीं कर पाए थे। ये इनकी चार कमियां थी, और ज्यादातर कमियां ही पूछते हैं आपसे। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि यार थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर तीनों के ही टाइम पर न्यूक्लियस या नाभिक नहीं था और न्यूट्रॉन नहीं था। ठीक है, सॉरी, नाभिक तो था, न्यूट्रॉन नहीं था। नाभिक मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, माफ कीजिएगा। ठीक है, तीनों के ही समय पर न्यूट्रॉन नहीं था। ये बात समझ में आई? क्योंकि न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी वो 1932 में हुई थी। ये चीज आप भी जानते हैं। ठीक है, उसने करी थी, क्या नाम, जेम्स चैडविक ने करी थी, है ना। तो जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, और 1903 में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, 1932 में जाकर न्यूट्रॉन आया था। तो उस समय पर जब थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया या नील्स बोर ने दिया या रदरफोर्ड ने दिया, तीनों के ही समय पर न्यूट्रॉन जैसा कोई कण नहीं माना जाता था। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही लेकर वो लोग करते थे। ठीक है, चलो, तो ये आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, एक्चुअल में ये परमाणु मॉडल नाभिक को लेकर हमें बताता है कि नाभिक एक परमाणु के अंदर एक नाभिक भी होता है, इस चीज को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब आप समझते हो यार, इसमें 4 बार देखो, 4-5 बारी पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसमें 4-5 बारी जो पॉइंट दे रखे हैं ना, उसको समझो वो क्या चीज है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, इसको नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। एक्चुअल में जो उनका मॉडल था ना, वो नाभिक को लेकर बनाया गया था। जो आपके स्टार्टिंग में लिख रखा है कि अल्फा कण वगैरह, ये इनके मॉडल का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, ये बात याद रखना, ये इनके मॉडल का हिस्सा नहीं थे। ये नाभिकीय मॉडल जो बना ये आया 1911 के अंदर। नाभिकीय मॉडल 1911 में बनाया गया, मतलब प्रस्तावित किया लोगों के सामने रदरफोर्ड ने 1911 में रखा। हालांकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट, अपना जो प्रयोग करा था, जिसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, वो प्रयोग 1909 में किया गया था। अब इस मॉडल के 4 भाग हैं। अगर आप देखोगे आपकी बुक में ऐसे करके दे रखा होगा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, और उसके 4 भाग होंगे। 4 भाग में क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इनका आता है अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है वो इनके मॉडल के अंदर यही आती है। अच्छा, ये इनके मॉडल का हिस्सा नहीं है, ये इनके प्रयोग थे। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद इन्होंने इसी प्रयोग के ऊपर जो परिणाम निकाले उसके ऊपर ये डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, परिणाम जो निकाले उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होता है। देखो, सेकंड वाले जो पॉइंट दे रखे होंगे वो इसी के परिणाम होंगे। फिर इन परिणामों को लेकर उन्होंने एक मॉडल के बारे में, एक परमाणु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाले, फिर तीसरी चीज आती है वो। ठीक है, और इन निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना नाभिकीय मॉडल तैयार किया।
ठीक है, उन्होंने अपना नाभिकीय मॉडल तैयार किया। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि यहां पर लिख लेते हैं नाभिकीय मॉडल। ये चीज पता होनी चाहिए यार कि परमाणु का जो रदरफोर्ड का जो आपको बुक में दे रखा है ना, वो 4 भागों में दे रखा है। 4 भागों में क्या है, पहले 3 जो है वो केवल और केवल प्रकीर्णन प्रयोग को लेकर बातें की गई हैं। पहले 3 बार जो पॉइंट दे रखे हैं वो पहले केवल और केवल अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को लेकर बातें की गई हैं। चौथा जो चीज है वो एक्चुअल में रदरफोर्ड का मॉडल है। बच्चे बहुत सारी गलतियां यही करते हैं कि उनसे पूछते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताओ, तो वो ये लिखकर आ जाते हैं, ये लिखकर आ जाते हैं। एक्चुअल में जो उनका मॉडल है वो ये है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से कि उनका एक्चुअल में ये मॉडल नाभिकीय मॉडल था, ठीक है। उन्होंने जो मॉडल दिया था वो नाभिक को लेकर दिया था, और ये जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग उन्होंने कराया था ये 1909 में कराया था, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। चलो अब अल्फा कण प्रकीर्णन था क्या या अल्फा कण क्या होते हैं ये सब मैं आपको बता देता हूं। देखो अल्फा कण जो है हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं। हीलियम जानते होंगे आप, ठीक है। द्विआवेशित मतलब इनके ऊपर 2+ का चार्ज होता है और प्लस का चार्ज होता है, इसलिए धनावेशित कण होते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक में देखोगे तो आपकी बुक में 2-3 पॉइंट दे रखे होंगे इसी को लेकर कि अल्फा कण जो है वो हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं। उन्होंने सोने की पन्नी ली अपने प्रकीर्णन के लिए, उन्होंने सोने की पन्नी ली। एक्चुअल में बता देता हूँ इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। इनका एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ पर इन्हें सोने की पन्नी रखनी थी इस तरीके से, और यहाँ से अल्फा कणों को बहुत तेजी से इसके अंदर टकराना था, बहुत तेजी से, ताकि उन्हें पता चल जाए कि एक परमाणु के अंदर कितना आवेश है, कितना द्रव्यमान है। ये सब चीजों को उनको टेस्ट करना था। कैसे टेस्ट करना था, उन्होंने सोचा कि एक सोने की पन्नी ली जाए, सोने की पन्नी ली जाए, ठीक है। और ये जो चीज की थी ना इन्होंने सोचा था कि परमाणु जो होगा वो थॉमसन के मॉडल जैसा दिखता होगा। इस चीज को लेकर इन्होंने वो करा था ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से हीलियम के जो कण थे उन्होंने मतलब इस तरफ सोने की पन्नी ले ली, और हीलियम के जो कण थे वो इस तरफ की तरफ इन्होंने बहुत तेजी से टकराने की कोशिश करी थी। तो इसी के ऊपर कुछ परिणाम निकले, कुछ निष्कर्ष, और उसके बाद इन्होंने नाभिकीय मॉडल बनाया था, ठीक है। तो चलो अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं जिनका जो द्रव्यमान होता है वो 4 इकाई का होता है, 4 इकाई का इनका द्रव्यमान होता है। और इनके ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, अगर हम चार्ज की बात करें, क्यू की बात करें, आवेश की बात करें तो कैसा होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है, यानी कि प्लस धन आवेशित होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। और ये इनका मास इतना, मतलब इनका जो द्रव्यमान है इतना ज्यादा होने के कारण ये बहुत भारी भी होते हैं। बहुत भारी मतलब हमारे लिए भारी नहीं, एक परमाणु के तौर पर ये कण बहुत भारी होते हैं, ठीक है। परमाणु के हिसाब से देखोगे तो ये कण बहुत भारी होते हैं, प्रोटॉन से भी ज्यादा इनका द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो बहुत तेजी से इनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, बहुत तेजी से गति कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने इन कणों को चुना था, क्योंकि ये बहुत तेजी से गति कर सकते थे और गोल्ड फॉइल जो सोने की पन्नी उन्होंने ली थी उसके अंदर से सीधा जा सकते थे, इसलिए इन्होंने अल्फा कणों को चुना था। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ही क्यों चुनी। रदरफोर्ड पतली से पतली परत चाहते थे, बिल्कुल पतली से पतली परत चाहते थे, और उन्होंने जो सोने की पन्नी चुनी थी उसकी जो मोटाई थी, उसकी जो मतलब एक तरीके से जो मोटाई थी वो केवल 1000 परमाणुओं के बराबर थी, केवल 1000 परमाणुओं के बराबर, ठीक है। उनका जो प्रयोग था वो कुछ इस तरीके से किया गया था। यहां पर हम परमाणु बना लेते हैं, मान लो ये बहुत सारे परमाणु हमने बना लेते हैं, आप बुक में देख लेना डायग्राम, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने अल्फा कण, अल्फा जो कण थे हमारे, यहां पर लिख लेते हैं, जो अल्फा कण थे वो इस तरीके से इसके अंदर से सीधे सीधे निकाल दिए थे। और यहां पर उन्होंने देखा, यहां पर जो परिणाम निकले इस चीज के वो उनकी सोच से बिल्कुल परे परिणाम थे, बिल्कुल अलग परिणाम निकले। उन्होंने जो सोचा था वो चीज इसके अंदर हुई नहीं, ठीक है, वो चीज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि कुछ परिणाम जो थे बिल्कुल चौंकाने वाले थे। कुछ अल्फा कण, मतलब ज्यादातर जो अल्फा कण थे वो परमाणु से बिल्कुल सीधे निकल गए थे, बिल्कुल सीधे निकल गए थे। हालांकि उन्हें लगा था कि यार जब परमाणु धन आवेशित वो है, अगर आप देखो एक चीज अगर आप देखो इलेक्ट्रिक्स के हिसाब से, मतलब विद्युत के हिसाब से अगर आप देखो तो थॉमसन ने बोला कि परमाणु जो है भाई उसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, इस तरीके से पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। उसने यही तो बोला था, मतलब उन्होंने थॉमसन ने यही तो बोला था कि पूरा का पूरा एक परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश बिखरा हुआ है। तो उस हिसाब से जो अल्फा कण थे उनके ऊपर कैसा चार्ज था, कैसा आवेश था, उनके ऊपर प्लस का था। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये बात पढ़ रखी होगी कि दोनों सेम तरीके के अगर आवेश जुड़ते हैं आपस में तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां तो कुछ अलग ही हो गया, यहां तो कुछ अलग ही हो गया। यहां ऐसा होना चाहिए था, अगर थॉमसन का परमाणु मॉडल बिल्कुल सही था तो उस हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि ये कण इसके अंदर जाते ही नहीं ना। इसके अंदर क्यों नहीं जाते, क्योंकि यहां तक पहुंचते, मान लो इसके अंदर प्लस का चार्ज है और इसके ऊपर भी प्लस का चार्ज है, और ये यहां तक पहुंचते और बिल्कुल वापस आ जाते। यही तो होता ना, कहीं से भी अंदर जाते ही नहीं, है ना, समझ गए हो ना। तो वही चीज थी। अब ये चौंकाने वाले परिणाम निकले क्योंकि अल्फा कण जिनके ऊपर धन आवेश था वो बिल्कुल पार चले गए थे। लेकिन थॉमसन ने कहा था कि परमाणु तो धनावेशित होता है, बिल्कुल गोले के अंदर पूरा का पूरा धनावेश बिखरा होता है। तो ये चीज यहां से थॉमसन की ये बात फेल हो गई थी कि परमाणु के अंदर पूरा का पूरा धनावेश बिखरा होता है, ठीक है, ये बात फेल हो गई थी। अब दूसरा परिणाम क्या था इसका। पहला परिणाम तो मैंने आपको बता दिया, इस प्रयोग का पहला परिणाम तो आपको बता दिया कि अल्फा कण जो थे, ज्यादातर जो अल्फा कण थे वो बिल्कुल सीधे चले गए, है ना। लेकिन अब
दूसरा जो परिणाम था वो ये था कि कुछ ही अल्फा कण थे जो कुछ छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे। कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे, जैसे ये वाला देखो, आप डायग्राम में देखना, अपनी बुक के डायग्राम में देखना, वहां पर आपको दिखा रखा होगा कि छोटे छोटे कोण से एंगल से छोटे छोटे कोण से ये विक्षेपित हुए थे। दूसरा परिणाम ये था। तीसरा परिणाम ये था कि कोई 12,000 में से कोई एक कण, ये तो रफ आइडिया था, उनका रफ कैलकुलेशन था कि कोई 12,000 का एक कैलकुलेशन ले ली थी उन्होंने, कोई 12,000 में से एक कण जो था टकराकर बिल्कुल सीधा वापस आ रहा था, बिल्कुल टकराया और बिल्कुल सीधा वापस आ गया। कोई 12,000 में से एक कण था ये, ठीक है, बिल्कुल टकराने के बाद बिल्कुल सीधा आ गया, ये 12,000 में से कोई एक कण था। ये इनका तीसरा परिणाम था, ठीक है। तो मैंने आपको अल्फा कण प्रकीर्णन बता दिया। अल्फा कण प्रकीर्णन क्या था? एक सोने की पन्नी ली गई, उसके अंदर से अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं जिनका द्रव्यमान 4 इकाई होता है, बहुत तेज गति से चल सकते हैं, इनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, बहुत तेज गति से चल सकते हैं। इनका प्रकीर्णन प्रयोग क्या था कि सोने की पन्नी से इन अल्फा कणों को निकलवाना, उससे टकराना, ठीक है, सोने की पन्नी से इन अल्फा कणों को टकरा देना, ये इनका प्रयोग था, ठीक है। अब देखो इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जरा, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, नहीं तो कुछ कमेंट्स आ जाएंगे बच्चों के कि सर आपने बताया नहीं पढ़ के। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले है, इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वह पतली परत चाहते थे, सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, ये धनावेशित होते हैं, चूंकि इनका द्रव्यमान 4 इकाई होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो मैंने वही बोला आपको कि इनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, बहुत तेज गति कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अब देखो, जैसा थॉमसन ने बोला था वही मैंने आपको बोला कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, विक्षेपण होना चाहिए था, ज्यादा विक्षेपण होना चाहिए था। खैर आशा इनकी इतनी ज्यादा नहीं थी कि विक्षेपण ज्यादा होगा, क्योंकि ये कण बहुत भारी थे, है ना। तो ये कण छोटे छोटे कण थे, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो छोटे छोटे कण थे, तो इन्होंने विक्षेपण की आशा तो की थी, इन्होंने सोचा तो था कि विक्षेपण होगा, बट ये नहीं सोचा था कि मतलब बिल्कुल विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है। मतलब इतना सोच रखा था कि थोड़ा बहुत विक्षेपण हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, विक्षेपण बिल्कुल ही मतलब बहुत कम विक्षेपण हुआ, बहुत कम। कुछ कण थे जो बिल्कुल, अगर आप डायग्राम देखो तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। देखो डायग्राम ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है, देखो इस तरीके से डायग्राम था। तो इसी डायग्राम को लेकर आप अपनी बुक में देख सकते हो, इस तरीके का डायग्राम है। फिर इनके जो परिणाम निकले थे, परिणाम में मैंने आपको क्या बताया, कुछ अल्फा कण जो मतलब ज्यादातर जो अल्फा कण थे वो बिल्कुल सीधे निकल गए थे, ठीक है। थोड़े बहुत अल्फा कण इस मतलब छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हुए, और 12,000 में से कोई एक कण टकराकर बिल्कुल सीधा वापस आया, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। देखो यहां दे रखा है, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, जो मैंने आपको पहले बताया। कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया, ठीक है। तो मैंने वही चीज आपको बताई, ये इनके परिणाम थे। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाले, निष्कर्ष के ऊपर आते हैं। बात समझ में आई आपको? प्रकीर्णन प्रयोग समझ में आ गया होगा, परिणाम समझ में आ गया होगा। अब परिणाम को लेकर ही इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ बातें बोली कि भाई जब ऐसा हो रहा है तो इसके अंदर, परमाणु के अंदर ऐसा हो सकता है। मतलब उन्होंने एक अंदाजा लगाया, ऐसा समझ लो, ठीक है। उन्होंने पहला परिणाम क्या था? पहला परिणाम था कि अल्फा कण सीधे निकल गए। उन्होंने इस बात से अंदाजा लगाया कि जब परिणाम मतलब पहला जो परिणाम है, जब अल्फा कण परमाणु के अंदर से बिल्कुल सीधे निकल गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर का जो अधिकतर भाग है वो खाली है, ठीक है। यही तो हुआ, ठीक है। जब उसके अंदर से यार अल्फा कण जो थे बिल्कुल सीधे निकल गए, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तभी तो बिना टकराए सीधे निकल गए। तो उन्होंने पहला निष्कर्ष यही निकाला कि भाई जब हमारे पहले परिणाम में ये आ रहा है कि अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है। पहला निष्कर्ष ये था उनका। दूसरा निष्कर्ष ये था कि यार देखो, अगर मतलब ये जो कुछ अल्फा कण है छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, ठीक है। ये अल्फा कण जो है छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, तो इसका मतलब परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसके ऊपर एक आवेश है, और वो मतलब उसका थोड़ा सा द्रव्यमान भी है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? दूसरा निष्कर्ष ये था कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो रहे थे, तो इसी चीज से उन्होंने डिसाइड करा, उसी चीज से उन्होंने अंदाजा लगाया कि परमाणु के अंदर बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में कुछ गोलाकार वस्तु ऐसी है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश है, जिसकी वजह से अल्फा कण विक्षेपित हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? पक्का समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं फिर। अब तीसरा जो निष्कर्ष था, तीसरा जो परिणाम था वो क्या था कि बिल्कुल टकराकर बिल्कुल वापस आए। तीसरे परिणाम में फिर से इन्होंने यही बोला कि अब बिल्कुल पक्का हो गया कि परमाणु के बीच में एक छोटी सी चीज है जो धनावेशित है, और परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है ना वो इसी चीज के अंदर रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? इसी चीज के अंदर रहता है। चलो पढ़ते हैं इस चीज को भी। देखो क्या वो थे इनके निष्कर्ष क्या थे? परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, जो मैंने आपको बोला।
ठीक है, क्योंकि अल्फा कण बिल्कुल सीधे चले गए थे। तो इन्होंने बोला कि परमाणु के अंदर का अधिकतर भाग कैसा है, खाली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इनका, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है, जो मैंने आपको बोला। ठीक है, कि बहुत कम जो कोण थे वो बहुत कम जो कण थे वो छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हो रहे थे, बहुत कम कण छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हो रहे थे। तो इन्होंने बोला कि परमाणु के बीच के अंदर बीच में कुछ ना कुछ भाग तो ऐसा है जो धनावेशित है। ये दूसरा निष्कर्ष था इनका। ठीक है, फिर तीसरा निष्कर्ष क्या था कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। 180 डिग्री पर मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में। ठीक है, सीधी लाइन में 180 पे, तो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो मैंने वही चीज बोली आपको कि इन्होंने तीसरे पॉइंट पर निष्कर्ष ये निकाल दिया कि भाई टकराकर जब वापस आ रहे तो अब इनको श्योरिटी हो गई कि परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ गोलाकार भाग ऐसा है जिसके अंदर परमाणु का पूरा द्रव्यमान और पूरा का पूरा धनावेश रहता है। ये बात समझ में आई आपको? ये तीन इनके परिणाम थे, निष्कर्ष थे, सॉरी, परिणाम को लेकर निष्कर्ष थे। अब इसी चीज को लेकर इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। बात समझ में आया आपको? मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल आया कहां से था? ठीक है, रदरफोर्ड ने पहले प्रकीर्णन प्रयोग किया, फिर परिणाम निकाले, फिर निष्कर्ष निकाले। इन निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने मॉडल दिया और एक्चुअल में जो इनका मॉडल था वो यही था। रदरफोर्ड का मॉडल है नाभिकीय मॉडल। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में कि रदरफोर्ड के मॉडल की व्याख्या कीजिए, तो आप सारी चीजें लिखेंगे, चारों चीजें लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ 2 नंबर में, तो 2 नंबर में आप यही चीज लिखोगे बस। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये लिखोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायग्राम के साथ पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। फिर अब इन्होंने नाभिकीय मॉडल में क्या बोला? नाभिकीय मॉडल में अब ये जो गोल सी चीज जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी गोल सी चीज के अंदर है, एक छोटे से आयतन में सीमित है, इसी आयतन का नाम उन्होंने दिया नाभिक। ठीक है, बात समझ में आई? इसी आयतन का नाम उन्होंने क्या दिया? नाभिक। यानी कि इसी जो छोटा सा भाग जो मैंने यहां पर बना रखा है कोण विक्षेपित दिखाने के लिए आपको, इसी आयतन का नाम, इसी भाग का नाम उन्होंने नाभिक रख दिया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको भी। देखो, तो इनका जो निम्नलिखित लक्षण थे, पहला मॉडल क्या था? नाभिकीय मॉडल जो था, इसके लक्षण क्या थे, इसके अंदर क्या चीज थी, देखते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। वही चीज कि परमाणु के केंद्र में कुछ ना कुछ, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो धनावेशित चीज थी, जिसके अंदर द्रव्यमान था, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। उन्होंने इस भाग को क्या नाम दे दिया? नाभिक भाग, नाभिक नाम दे दिया। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो कब से रिपीट कर रहा हूं मैं एक ही बात, कि संपूर्ण द्रव्यमान किस में होता है? भाई नाभिक में होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको निष्कर्ष में भी बताई थी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट की वजह से इनका फेलियर हो गया था, इनकी मॉडल का। ठीक है, इसी पॉइंट की वजह से हुआ था। देखो, अब इन्होंने क्या बोला कि एक जो परमाणु है, अब यहां बना लेते हैं साइड में थोड़ा सा, ये एक परमाणु हो गया, बीच में क्या है? एक पॉजिटिव जो है धनावेशित भाग है, इस तरीके से एक धनावेशित गोल भाग है। और परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है ना, ज्यादातर जो द्रव्यमान है वो सारा किसके अंदर रहता है? इसी के अंदर रहता है, इस भाग के अंदर। इसे कहते हैं नाभिक। ठीक है, ये भाग कौन सा है? इस भाग का नाम लिख लेते हैं, ये भाग है हमारा नाभिक। ठीक है, अब परमाणु के अंदर जो गोल सा भाग है, जो धन आवेशित भी है और परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी भाग के अंदर है, उसे नाभिक कहा जाता है। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट में ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, वो इस नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार भाग में, वर्तुलाकार मार्ग में, वर्तुलाकार मतलब सर्कुलर पार्ट, ठीक है, मतलब गोल गोल इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। ये इनका सेकंड पॉइंट था और इसी पॉइंट की वजह से इनके मॉडल का फेलियर हो गया था। अभी हम आगे देखेंगे। चलो, तो तीसरा पॉइंट है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, देखो परमाणु कितना बड़ा है और नाभिक कितना छोटा है ना। तो तीसरा पॉइंट भी इनके नाभिकीय मॉडल का ये था कि जो नाभिक है, नाभिकीय मॉडल का तीसरा पॉइंट था, जो नाभिक है वो परमाणु से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलो, तो ये इनके नाभिकीय मॉडल था पूरा, रदरफोर्ड का मॉडल। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या था? अल्फा कण प्रकीर्णन, परिणाम, निष्कर्ष और नाभिकीय मॉडल। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना यार। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आए तो आपको चारों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई 2 चीज आप इसमें से लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो आपको रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, अब इसी के बाद इनका जो फेलियर हुआ, यानी कि इनका जो मॉडल था, इनका जो मॉडल, इनकी जो कमियां निकाली गई, वो कमियां कैसे निकाली, और कमियां निकालने के लिए आए 1913 में नील्स बोर। ठीक है, 1911 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया सबके सामने और इनके मॉडल को बहुत सराहा गया, बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ हुई कि इन्होंने मतलब अपना अल्फा कण प्रकीर्णन बताकर एक मॉडल का पूरी संरचना बता दी, थॉमसन के मॉडल को फेल कर दिया, ये वो बहुत सारी बातें हुई। लेकिन 1913 में, ठीक है, इनकी
किस्मत खराब थी कि 1913 में नील्स बोर ने इनके मॉडल को फेल कर दिया। अब देखो साइंस के अंदर या फिजिक्स के अंदर आप अगर देखोगे तो एक प्रभाव होता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार फिजिक्स में मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था, उन्होंने नियम बताया था कि जब भी कोई आवेशित कण गति करता है या त्वरित होता है यानी कि चलता है, ठीक है, तो उस समय वो ऊर्जा विकृत करता है। क्या करता है? ऊर्जा विकृत करता है, यानी कि उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो हम नील्स बोर जो थे भाई, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल पर एक सवाल उठा दिया कि आप कह रहे हो कि बीच में नाभिक है, ठीक है, बीच में नाभिक है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, इसके आसपास चक्कर लगा रहा है। अब उन्होंने ये चीज बोली कि जब इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर लगा रहा है और ये आवेशित कण भी है और गति भी कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया नियम कि भाई अगर कोई भी आवेशित कण क्या, हम भी, कोई भी, ठीक है, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, ये चीज पदार्थ के लिए भी प्रूव हो जाएगी आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो कोई भी आवेशित कण जब गति करता है तो उस समय उसके अंदर से ऊर्जा विकिरित होती है। ये चीज मैक्सवेल का नियम था। एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, वो क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं, ठीक है, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक नियम दिया था कि भाई जब भी कोई आवेशित कण गति करेगा तो उसके अंदर से ऊर्जा विकिरित होगी। तो अब नील्स बोर ने यही सवाल उठाया कि आप कह रहे हो कि भाई नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण भी और गति भी कर रहा है, तो उस हिसाब से तो इसके अंदर से ऊर्जा विकिरित होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हम नियम के हिसाब से देखें तो इसके अंदर से ऊर्जा विकिरित होनी चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड जो थे इसी बात को नहीं समझा पाए थे कि इसके अंदर से ऊर्जा विकिरित होगी, कैसे होगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीजें वो नहीं समझा पाए थे। और ऐसे ही इसके ऊपर एक और सवाल उठा कि जब भाई ये ऊर्जा विकिरित कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, है ना, एक समय ऐसा आएगा कि इसकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और क्योंकि नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि नाभिक के ऊपर धन आवेश है और इसके ऊपर ऋण आवेश है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, जब इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये नाभिक से जाकर टकरा जाएगा। बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला, इसकी ऊर्जा जब खत्म हो जाएगी, अब भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल के हिसाब से, मैक्सवेल के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो इसकी ऊर्जा एक समय पर आकर खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि ये ऊर्जा विकृत कर रहा है, इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और जब इसकी ऊर्जा मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उस समय में नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो आपको पता ही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को खींच नहीं लेगा अपनी तरफ, ये धन आवेश इस ऋण आवेश को अपनी तरफ खींच नहीं लेगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नाभिक से आकर टकरा जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर टकरा गया तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि परमाणु स्थिर है, हम भी तो परमाणु से बने हैं यार। अगर परमाणु अस्थिर होता, अगर परमाणु ही नहीं होता तो हम लोग कहां से बनते? हम बने हैं परमाणु से बने, इसका मतलब परमाणु स्थिर है। लेकिन यहां से जो परमाणु की स्थिरता थी उस पर सवाल उठा दिए गए, तो ये इनकी कमी थी। ठीक है, पहली कमी क्या थी इनकी, इन्होंने यही चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है ऐसे करके गोल गोल, तो दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि भाई आप कह रहे हो कि गति कर रहा है तो वो ऊर्जा भी विकिरित करेगा, और अगर ऊर्जा विकिरित करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और ये पॉजिटिव यानी कि धन आवेशित नाभिक इस ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होगा वो कैसा हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि परमाणु स्थिर है। तो आप अगर इसको शॉर्ट वर्ड्स में लिखना चाहो, देखो अगर इसकी लिमिटेशन आपसे पूछी जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसकी कमियां पूछी जाए, तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन दोगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊर्जा विकिरित करता है, ये वो करके पूरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन अगर आपसे सिर्फ 1 नंबर में क्वेश्चन आए कि उसकी कमियां क्या थी, या 2 नंबर में क्वेश्चन आए, तो उस केस में आपको सिर्फ ये लिखना होगा कि वो परमाणु की स्थिरता नहीं बता पाए थे। ठीक है, रदरफोर्ड जो थे वो परमाणु की स्थिरता नहीं बता पाए थे, यही इनकी एक कमी रह गई थी इनके मॉडल में। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। रदरफोर्ड के मॉडल में 4 पार्ट थे, इसके चारों पार्ट क्लियर हो गए। चलो अब आखिरी मॉडल हम करेंगे। आप कमी में लिख देना यार, कमी में पूरा इसकी वो लिख देना। देखो मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। जो मैंने आपको बोला कि स्थायी हो पाना संभावित नहीं है, मतलब अस्थायी होगा, ये बिल्कुल रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। वही तो मैंने आपको बोला कि एक समय ऐसा आएगा जब इसकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उस केस में ये नाभिक से टकरा जाएगा, और नाभिक से टकराते ही क्या हो जाएगा, परमाणु अस्थिर हो जाएगा। और हम तो जानते हैं कि परमाणु स्थिर है। अगर परमाणु अस्थिर होता है यानी कि परमाणु होता ही नहीं, तो यार हम लोग कहाँ से बनते? इंसान, ये बोर्ड, ये सब दुनिया में जितनी भी चीजें कहाँ से बनती हैं? अगर परमाणु होता ही नहीं तो हम, परमाणु है तभी तो हम लोग बने। तो ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। चलो अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आए नील्स बोर। ठीक है, अब नील्स बोर ने
मॉडल बिल्कुल रदरफोर्ड वाला ही रखा, उन्होंने सेम चीजें रखी, नाभिक होता है इसके अंदर, गोल आकार होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के ऊपर दो नई बातें बोल दी। ठीक है, उन्होंने दो नई बातें बोली। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन एक निश्चित मार्ग में लगाते हैं। निश्चित मार्ग मतलब एक फिक्स्ड रास्ते में लगाते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं सिर्फ, उन्होंने ये नहीं बोला था कि उनका मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई रास्ता नहीं बताया था उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन नील्स बोर आए, नील्स बोर ने प्रस्तावित किया कि परमाणु दिखता तो रदरफोर्ड के मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थायी मार्ग में, एक मतलब एक निश्चित मार्ग में चक्कर लगाते हैं। गोल गोल तो घूमता है, लेकिन कैसे घूमता है, एक निश्चित मार्ग में घूमता है। अगर आप नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखो तो नील्स बोर के अंदर इसी निश्चित मार्गों, इन्हीं निश्चित मार्गों की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इन निश्चित मार्गों को कक्षाएं कहा गया या कोश कहा गया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक परमाणु जो होता है बिल्कुल ऐसा दिखता है, बीच में नाभिक होता है, उसके ऊपर पहला मार्ग होता है, फिर दूसरा मार्ग होता है, फिर तीसरा मार्ग होता है, जैसा आपने अपना सोलर सिस्टम देखा होगा। ठीक है, उसके तरह होता है। ठीक है, बिल्कुल जो हमारा ग्रह होता है, सौर मंडल जिसे हिंदी में कहते हैं, ये नाभिक हो गया आपका। ठीक है, और ये जो मैंने इसके आसपास 3 सर्कल बनाए हैं, ये क्या है, निश्चित मार्ग है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इन तीनों के अंदर ही घूमेंगे, मतलब इन तीनों से कहीं ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये 4 भी हो सकते हैं, वैसे तो 4 होते हैं आपका, अगर बुक में देखोगे तो 4 है। ठीक है, इस वाली कक्षा को हम बोलते हैं के, इनको नाम भी दे दिए गए थे के, एल और एम, एल एम, और जो चौथा वाला होगा उसको नाम देंगे एन। ठीक है, तो आपके परमाणु की 4 कक्षाएं बेसिकली, खैर आगे भी होती हैं, ओपी तक भी होती हैं, ओपी क्यू बहुत सारी होती हैं खैर, लेकिन आपको जो 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है वो 4 कक्षा तक पढ़ना है। ठीक है, 4 और 10th क्लास के सिलेबस में भी, क्योंकि हम तत्वों के जो तत्व होते हैं ना हमारी 9th और 10th क्लास में, वो पहले 20 तत्व हैं, तो इसीलिए हमारा जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाता है वो के एल एम एन तक जाता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपको बस ये 4 ही पढ़ने हैं, के एल एम एन। तो नील्स बोर ने एक नई बात बोली कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम तो रहे हैं, लेकिन निश्चित कक्षाओं में, निश्चित मार्गों में घूम रहे हैं, जिनका ऊर्जा स्तर भी क्या है, एक निश्चित ऊर्जा स्तर है। ठीक है, मतलब के की अपनी ऊर्जा है, एल की अपनी ऊर्जा है और एम की अपनी ऊर्जा है। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नील्स बोर के मॉडल के। उन्होंने क्या बोला, रदरफोर्ड के मॉडल जैसा ही दिखता है परमाणु, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो एक निश्चित कक्षा में घूमता है। हर एक कक्षा यानी कि हर एक मार्ग की अपनी ऊर्जा होती है, अपनी ऊर्जा होती है हर एक मार्ग की। ठीक है, मतलब के की अपनी ऊर्जा होगी, एल की अपनी ऊर्जा होगी, एम की अपनी ऊर्जा होगी। ठीक है, जब भी जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो निश्चित मार्ग, जिस निश्चित मार्ग में घूमेगा, हर एक मार्ग की अपनी ऊर्जा होती है। बात क्लियर है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और तो कुछ रह नहीं गया मेरे हिसाब से, तो बाकी हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इनका यही है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तो इन्हें विविक्त कक्षा भी आप कह सकते हो, जैसे कोश भी कहा जाता है, कई जगह पर इन्हें कोश भी कहा जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है इस तरीके से तो वो अपनी ऊर्जा नहीं निकालता है। ठीक है, ये नील्स बोर ने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, खैर मैक्सवेल की थ्योरी जो थी उसके हिसाब से कि वो विकिरण होना चाहिए था, लेकिन नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में ये बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है ना तो वो एक निश्चित ऊर्जा वाले मार्ग में घूम रहा है और उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं हो रहा है। बात क्लियर है, ये इनका सेकंड पॉइंट था। फिर मतलब इतना ही था इनका, और इन कक्षाओं को नाम दिया जाता है के एल एम एन। इनकी संख्याएं 1 2 3 4 से दर्शाई जाती हैं इस तरीके से, आगे भी चलता रहता है। ये जो है ये हमारी कौन सी कक्षा होती है, पहली कक्षा होती है, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। इन्हें कोश भी कहा जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में कोश लिखा होगा तो कोश में कंफ्यूज मत होना, के कोश, एल कोश, एम कोश और एन कोश। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल एक्चुअल में था क्या। बाकी और कुछ मेरे हिसाब से तो रहा नहीं। और ये जो मॉडल था 1913 में आया था, हाँ 1913 में इनका मॉडल आया था। इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को लेकर ही नई चीज बोल दी थी। रदरफोर्ड का मॉडल, उन्होंने बोला कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो बता ही नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाते हैं। नील्स बोर ने आकर उसी चीज को बता दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, गोल गोल तो घूमता है, लेकिन किस में घूमता है, एक निश्चित मार्ग में घूमता है। इन मार्गों की, इन कक्षाओं की, इन निश्चित मार्गों को कक्षाएं कहते हैं या कोश कहते हैं। इन निश्चित मार्गों की या इन कक्षाओं की एक स्थिर ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थिर ऊर्जा के साथ साथ ये बिल्कुल ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं।